कहानी जो आपके दिल को छू जाए, किरदार जो आपके साथ रह जाएं और वो मोड़ जो आपको हैरान कर दें। स्वागत है आपका हिंदी सिनेमा रिकैप्स पर। तो तैयार हो जाए क्योंकि यहाँ हर सीन के पीछे एक नई कहानी छुपी है। 19 फरवरी 2148 को वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की एक टीम अंतरिक्ष में एक बड़े मिशन पर निकलती है। वे वेलेंट-यूटानी अंतरिक्ष यान पर सवार हैं और एक अजीब विशाल कार्बनिक वस्तु का अध्ययन करने जा रहे हैं। उस वस्तु के अंदर एक जेनोमोर्फ मरा हुआ पड़ा है। इस बीच जैक्सन स्टार कॉलोनी में रेन केरिन नाम की एक लड़की रहती है। रेन का सपना है कि वह एक दिन इस कॉलोनी से बाहर जाकर सूरज देख सके। सुबह नाश्ता करते हुए रेन अपनी कठोर जिंदगी के बारे में सोचती है। वो अपने कृत्रिम भाई एंडी के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस जाती है। रेन ने 12,000 घंटे का काम पूरा कर लिया है, जिससे वो अब कॉलोनी छोड़ने और नए स्थानों पर जाने के योग्य हो गई है। वो ईगा ग्रह पर जाना चाहती है, जहाँ सूरज की रोशनी होती है। कॉलोनी में तो कभी सूरज की किरणें नहीं आती। ऑफिस में एक कर्मचारी उससे उसके माता पिता के बारे में पूछता है। रेन बताती है कि वे खदानों में काम करते करते बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब वो और एंडी अकेले रह गए हैं। वो बताता है कि खदानों में मजदूरों की कमी के कारण अब सबका काम का कोटा दोगुना कर। रेन अपने चचेरे भाई ब्योन और उसकी प्रेमिका नवारो से मिलती है। ब्योन उन्हें टाइलर के घर ले जाता है। घर पहुंचकर रेन टाइलर की बहन को गले लगाती है। कुछ देर बाद टाइलर आता है और सबको एक साथ बुलाता है। वो एक बड़ी खबर देता है। उसने बताया कि कल रात रडार पर एक जहाज दिखा जो एक पुराना छोड़ा हुआ रिसर्च पोत था। टाइलर कहता है कि कॉलोनी के खराब हालात, लंबे काम के घंटे और कम वेतन अब और सहा नहीं जा सकता। वो सुझाव देता है कि वे उस जहाज का इस्तेमाल करके ईगा तक भाग जाएं। रेन को ये विचार खतरनाक लगता है। वो कहती है कि बिना क्रायोस्लीप के वे ईगा तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि यह 9 साल लंबी यात्रा है। नवारो बताती है कि उस छोड़े हुए जहाज में शायद काम करने वाले क्रायोस्लीप पॉड्स हो सकते हैं। टाइलर कहता है कि उन्हें एंडी की जरूरत है क्योंकि वो कॉलोनी की सुरक्षा प्रणाली में सेंध लगा सकता है। रेन को ये सब जोखिम भरा लगता है। वो पूछती है कि अगर पकड़े गए तो जिम्मेदारी कौन लेगा। इस पर ब्योन ठंडे स्वर में कहता है कि एंडी को दोष दे देंगे। रेन को ये बात गुस्सा दिला देती है। वो कहती है कि एंडी उसका इकलौता परिवार है, लेकिन ब्योन कटाक्ष करता है कि एंडी तो एक कूड़ेदान से मिला हुआ एंड्रॉयड है, वो उसका असली भाई नहीं है। ये सुनकर रेन गुस्से में बाहर चली जाती है। टाइलर उसका पीछा करता है और समझाने की कोशिश करता है कि यह उनका आखिरी मौका है। कुछ सोचने के बाद रेन मान जाती है। वे एक मालवाहक जहाज कोबुलिन में सफर शुरू करते हैं। ब्योन का लापरवाह रवैया जारी रहता है। वो सीट बेल्ट नहीं पहनता और जहाज में सिगरेट जलाता है। जब जहाज अंतरिक्ष में पहुंचता है तो रेन पहली बार सूरज की रोशनी देखती है। वो इसे देखकर चकित होती है। रेन और उसकी टीम को जब पुनर्जागरण नामक शोध केंद्र मिलता है तो वे इसे एक जहाज समझ रहे थे, लेकिन यह एक 2 हिस्सों में बंटा हुआ शोध केंद्र है, रोमुलस और रेमिस। टाइलर बताता है कि उनके पास इस केंद्र की बर्फीली कक्षा में गिरने से पहले सिर्फ 36 घंटे हैं। वो सबको समझाता है कि मिशन को जल्दी पूरा करना होगा। रेन एक बार फिर एंडी से पूछती है कि क्या वह ये सब करने के लिए तैयार है। एंडी उसे आश्वस्त करता है कि उसका मकसद वही करना है जो रेन के लिए सबसे सही हो। टीम ठंड और ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए जैकेट और मास्क पहनकर तैयार हो जाती है। एंडी अपने प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रास्ता खोलता है और वे रोमुलस खंड में प्रवेश करते हैं। अंदर पहुंचने पर वे नोटिस करते हैं कि वहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है और जीवन के कोई संकेत नहीं है। टाइलर क्रायोस्लीप पॉड्स का पता लगाता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ईंधन सिर्फ 3 साल की क्रायो नींद के लिए है, जबकि ईगा पहुंचने के लिए 9 साल लगेंगे। रेन सुझाव देती है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन टाइलर जिद करता है कि उन्हें और ईंधन के लिए इस केंद्र को खोजना चाहिए। पॉड्स को सुरक्षित रखने के लिए कार्गो वाहक में भेज दिया जाता है और टीम आगे बढ़ती है। रेन देखती है कि ब्योन अब भी एंडी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। नवरो बताती है कि कई साल पहले ब्योन की मां खदान में एक गैस रिसाव के दौरान फंस गई थी। सिंथेटिक्स को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि वे बहुमत को बचाने के लिए कुछ बलिदान कर सकते हैं। ब्योन की मां दूषित गैस के पास थी और एंड्रॉइड्स ने उसे नहीं बचाया। तभी से ब्योन सिंथेटिक्स से नफरत करता है। रेन को ये सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वह एंडी को बचाने की अपनी कोशिशों पर कायम रहती है। टाइलर और बाकी लोग इस विशाल शोध केंद्र में ईंधन खोजने की कोशिश जारी रखते हैं। नवारो अचानक उल्टी करने लगती है। रेन को वह बताती है कि वो गर्भवती है, लेकिन वह रेन से यह बात टाइलर को न बताने की विनती करती है क्योंकि उसे डर है कि टाइलर इस बात का पता लगने पर यात्रा रद्द कर देगा। उधर ब्योन एंडी के साथ अब भी कठोरता से पेश आ रहा है। वो कहता है कि एंडी का इस्तेमाल केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अन्य ग्रहों पर एंड्रॉइड की अनुमति नहीं है। अगर एंडी ईगा तक पहुंचता है तो उसे जेल हो सकती है। एंडी शांत स्वर में जवाब देता है कि उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उसकी प्राथमिक चिंता रेन की सुरक्षा है। ये सुनकर रेन को अपराध बोध होता है। हालांकि बाकी लड़कियां उसे याद दिलाती हैं कि एंडी एक मशीन है, इंसान नहीं। टीम एक कमरे में पहुंचती है जहां टाइलर को 45 किलो ईंधन मिलता है जो उनकी जरूरत से ज्यादा है। टाइलर ब्योन को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन जैसे ही वे ईंधन के साथ छेड़छाड़ करते हैं सभी दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं और आपातकालीन अलार्म बजने लगता है। टाइलर एंडी को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन एंडी के पास आवश्यक क्रेडेंशियल नहीं है। रेन और नवारो रोमुलस सेक्शन में मदद के लिए दौड़ती हैं। रास्ते में रेन एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड को देखती है। वो सुझाव देती
कहती है कि अगर उस एंड्रॉइड का चिप एंडी में डाला जाए तो शायद वो दरवाजा खोल सके। इस बीच कमरे के तापमान में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे जमे हुए फेस हगर्स अचानक जीवित हो जाते हैं। रेन चिप लेकर टाइलर के पास पहुंचती है। टाइलर चिप को एंडी में स्थापित करता है। एंडी जल्दी से रिबूट होकर दरवाजा खोलता है। टीम भागने में कामयाब होती है, लेकिन एक फेस ग उनके साथ बाहर निकल आता है। फेस ग उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उसे रोकने की कोशिश करता है। हालांकि और फेस हगर्स का झुंड दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है। घबराई टीम पीछे हटती है और मुख्य द्वार बंद कर देती है। एक फेस ग भागते हुए नवारो पर हमला कर देता है और अचानक उसका गला घोंट देता है। एंडी चिप ने उसकी कार्यकुशलता को बढ़ा दिया है और अब उसकी वफादारी पूरी तरह से वेलेंड यूटानी के प्रति हो गई है। एंडी का मुख्य निर्देश बदल चुका है और वह सुझाव देता है कि क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड को रिबूट करके उस प्राणी के बारे में अधिक जानकारी हासिल की जाए। एंड्रॉइड, जिसे रूक कहा जाता है, सक्रिय होता है और बताता है कि जहाज के 7 चालक दल में से 6 को जेनोमोर्फ नामक प्राणी ने मार डाला था। ये खतरनाक प्राणी पहली बार 2 दशक पहले मानव संपर्क में आया था। बचे हुए एकमात्र इंसान ने इसे अंतरिक्ष में भेज दिया, लेकिन वैज्ञानिक इसे खोजते रहे। 170 दिन पहले एक मृत जेनोमोर्फ को जहाज पर लाया गया था। हालांकि वह वास्तव में मरा नहीं था और जहाज में तबाही मचाने लगा। रूक ने बताया कि उसने जेनोमोर्फ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन प्राणी के अम्लीय खून ने जहाज में एक बड़ा छेद कर दिया। रूक ने चेतावनी दी कि नवारो को बचाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि फेसगर ने पहले ही उसके अंदर अपने बीज को प्रत्यारोपित कर दिया होगा। रेन, जो नवारो को बचाना चाहती है, क्रायोफ्यूल का उपयोग करके फेसगर को फ्रीज करने का सुझाव देती है। रूक और एंडी इस पर आपत्ति जताते हैं। एंडी, जो अब मानता है कि मनुष्य भावनात्मक होकर गलत निर्णय लेते हैं, नवारो को कोरबलिन में वापस लौटने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्योन उसे बिजली का झटका देकर बेअसर कर देता है। ब्योन और नवारो कोरबलिन की ओर भागते हैं, लेकिन एंडी उनका पीछा करता है। नवारो, जो अब अस्वस्थ महसूस कर रही है, ये देखने के लिए एक टॉर्च का उपयोग करती है कि उसके अंदर कुछ हिल रहा है। वो घबरा जाती है और गलती से एक बटन दबा देती है। इससे कोरबलिन और रोमुलस के बीच टकराव होता है और ईंधन टैंक में एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। स्थिति और अधिक खतरनाक हो जाती है और टीम अब न केवल जेनोमोर्फ से बल्कि अपने ही निर्णयों के परिणाम से भी जूझ रही है। विस्फोट के बाद अंतरिक्ष स्टेशन का प्रक्षेप पथ बदल जाता है और अब बर्फ के छल्लों से टकराने में सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। के, जो नवारो की मौत से सदमे में है, लेकिन तभी नवारो की छाती से चेस्ट बस्टर निकल आता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। इस बीच रेन को पता चलता है कि जहां कोरलान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वहां पहुंचने के लिए उन्हें फेस हगर्स से भरे एक कमरे से गुजरना होगा। एंडी को रूक का संदेश मिलता है, जिसमें उसे याद दिलाया जाता है कि मिशन किसी भी कीमत पर पूरा करना है। एंडी बताता है कि फेस हगर्स अंधे होते हैं और शिकार को खोजने के लिए आवाज और गर्मी के संकेतों पर निर्भर करते हैं। अगर कमरे का तापमान मानव शरीर के तापमान के बराबर कर दिया जाए और वे चुपचाप चलें, तो बिना किसी को सतर्क किए वहां से निकल सकते हैं। जैसे ही वे तापमान बढ़ने का इंतजार करते हैं, टाइलर अपराध बोध व्यक्त करता है और कहता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ। रेन उसे समझाती है कि यह एक सामूहिक निर्णय था और उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ के को होश आता है और वह खुद को पास के एक जेनोमोर्फ कोकून के पास पाती है। वो चिल्लाने ही वाली होती है, लेकिन ब्योन उसका मुंह बंद कर देता है। ब्योन कोकून को पूरी तरह बनने से पहले खत्म करने के लिए दृढ़ रहता है और अपने इलेक्ट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करता है, लेकिन जेनोमोर्फ अपनी पूंछ से उस पर हमला करता है, उसकी आंखें घायल कर देता है और अंत में उस पर अम्लीय खून गिराकर उसे मार डालता है। डरी हुई के घबराहट में टाइलर से संपर्क करने की कोशिश करती है और आखिरकार सफल होती है। हालांकि उसकी आवाज से फेस हगर्स सतर्क हो जाते हैं। टाइलर सावधानी से उसे चुपचाप सुरक्षित रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन डर और घबराहट में के एक दरवाजा खोल देती है और बाहर गिर जाती है। बाहर फेस हगर्स और जेनोमोर्फ पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एंडी तुरंत रेन और टाइलर को वहां से भागने के लिए कहता है। वे मुश्किल से एक दरवाजे से बाहर निकलते हैं, लेकिन टाइलर को दरवाजे से खुद को खिसकाकर बाहर निकलना पड़ता है। इस दौरान के बेहोश हालत से होश में आती है और खुद को एक जेनोमोर्फ के पास पाती है। डर के मारे वो एक पुल के नीचे छिप जाती है और किसी तरह एक दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन घबराहट में वो गलती से एक आपातकालीन बटन दबा देती है, जिससे आसपास की हर चीज सक्रिय हो जाती है। टाइलर उसे खोज निकालता है और एंडी से दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन जब एंडी के पीछे जेनोमोर्फ को देखता है तो वह हिचकिचाने लगता है। के दरवाजा पीटती है और अंदर जाने की विनती करती है। रेन, ये जानकर कि के गर्भवती है, एंडी से दया दिखाने की उम्मीद करती है। टाइलर अपने घुटनों पर गिरकर प्रार्थना करता है, लेकिन एंडी शांत और निर्दयी होकर उन्हें अंदर आने देने से मना कर देता है। के को जेनोमोर्फ द्वारा बुरी तरह घायल होते और घसीटते देख एंडी का ये रवैया रेन को आक्रोशित कर देता है। गुस्से में रेन एंडी को थप्पड़ मार देती है और आंसुओं में उसे पूछती है कि उसका प्राथमिक निर्देश क्या है। एंडी बताता है कि उसकी प्राथमिकता अब बदल गई है। अब वो
केवल कंपनी के हितों की रक्षा कर रहा है। यह नई चिप उसकी वफादारी को बदल चुकी है। रेन महसूस करती है कि चिप को हटाना होगा, लेकिन एंडी खुद पर नियंत्रण बनाए रखने से इनकार कर देता है कि अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें बाहर निकलना होगा। आखिरकार वे मुख्य प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। वहां रूक सच्चाई उजागर करता है। वो बताता है कि सालों पहले यूटानी ने जेनोमोर्फ की खोज की थी और उन्हें ये जीव आदर्श लगा। ये जीव न खाने का मोहताज था, न सोने का। उस समय कंपनी की कॉलोनियां बीमारियों और खनन दुर्घटनाओं से प्रभावित हो रही थीं और वे जेनोमोर्फ को इन समस्याओं के समाधान के रूप में देख रहे थे। रूक समझाता है कि कंपनी ने प्रोमेथियस फायर नामक एक पदार्थ खोजा जिसे जेनोमोर्फ से निकाला गया था। इसका उद्देश्य मानवता को परिपूर्ण बनाना था। ये पदार्थ चयापचय को नियंत्रित कर सकता है, जिससे विकास तेज या धीमा हो सकता है। रूक उन्हें एक प्रयोग दिखाता है जिसमें मरे हुए चूहे को फिर से जीवित किया गया था, लेकिन वो इसके खतरनाक दुष्प्रभावों का जिक्र नहीं करता। एंडी कहता है कि उसका मिशन प्रोमेथियस फायर के नमूने को कॉलोनी तक सुरक्षित पहुंचाना है। उसने रेन और टाइलर से आग्रह किया कि वे तुरंत जहाज छोड़ दें। रेन देखती है कि जेनोमोर्फ निकास के पास छिपा हुआ है, घात लगाने की तैयारी में। एंडी उन्हें वैकल्पिक रास्ते पर जाने और हथियार ले जाने का सुझाव देता है। हालांकि वह चेतावनी देता है कि हथियार का उपयोग केवल जरूरत पड़ने पर ही करें, क्योंकि जेनोमोर्फ्स का अम्लीय रक्त जहाज को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे ही वे बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, रोमुलस घोषणा करता है कि बर्फ के छल्लों से टकराने में केवल 20 मिनट बचे हैं। दालान में बढ़ते हुए उन्हें एहसास होता है कि जेनोमोर्फ्स मृत एलियंस से विकसित हुए हैं और उनकी प्रतिकृति बना रहे हैं। टाइलर अचानक की आवाज सुनकर दौड़ पड़ता है। वो उसे जीवित पाता है, लेकिन वो कोकून में लिपटी होती है और बुरी तरह से घायल होती है। एंडी सुझाव देता है कि लैब के इंजेक्शन का उपयोग करके उसे बचाया जाए, लेकिन रेन टाइलर को रोक देती है और कहती है कि के को क्रायो नींद में डालना ही सही होगा। रेन का मानना था कि इस तरह वे के को जेनोमोर्फ के संक्रमण से बचा सकते हैं और बाकी को सुरक्षित रख सकते हैं। टाइलर असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन रेन की बात मानने का फैसला करता है। लेकिन तभी एक जेनोमोर्फ टाइलर पर हमला करता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है। दूसरी ओर एंडी को चोट लगने से वो अशक्त हो जाता है और हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। समय कम था, इसलिए रेन के को पकड़कर सैंपल के साथ बाहर निकलने लगती है। रेन लिफ्ट तक पहुंचती है और के को जहाज तक पहुंचने का निर्देश देती है, जबकि वह खुद एंडी को बचाने के लिए वापस लौटती है। इस बीच के अपने ऊपर सैंपल का उपयोग कर लेती है, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है। रेन दालान में लौटती है, एंडी की चिप निकालकर उसे साथ ले जाती है। हालात बिगड़ते देख रेन को एक उपाय सूझता है। वह जहाज के गुरुत्वाकर्षण को बंद कर देती है, जिससे जेनोमोर्फ्स का अम्लीय रक्त हवा में तैरने लगता है। रेन और एंडी गुरुत्वाकर्षण रहित वातावरण का फायदा उठाकर जेनोमोर्फ्स से बचते हुए रोमुलस के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं। अचानक गुरुत्वाकर्षण फिर से चालू हो जाता है और एक जेनोमोर्फ रेन पर हमला करता है। रेन खुद को बचाने में सफल रहती है, लेकिन लिफ्ट गिरने से जेनोमोर्फ मारे जाते हैं। एंडी अंतिम जेनोमोर्फ से रेन को बचाने के लिए कूद पड़ता है। आखिरकार वे अतिरिक्त जहाज तक पहुंचते हैं और वहां से भागने में कामयाब होते हैं। ठीक उसी समय रोमुलस बर्फ के छल्लों से टकराकर नष्ट हो जाता है। बचे हुए सभी लोग जहाज पर के को क्रायो नींद में डाल देते हैं। रेन रूक के साथ संचार तोड़ देती है, जो लगातार कॉलोनी वापस जाने पर जोर दे रहा था। अब रेन तय करती है कि वे ईगा के लिए जाएंगे। अचानक के का क्रायोपॉड अलार्म बजने लगता है। रेन उसकी जांच करने दौड़ती है और देखती है कि के कष्टदायक अवस्था में बच्चे को जन्म दे रही है। रेन उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे के साथ जेनोमोर्फ का एक कोकून भी बाहर आता है। रेन फौरन ईंधन का उपयोग कर कोकून को जमाने का प्रयास करती है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रेन जैसे ही के पास पहुंचती है, कोकून खुल जाता है और उसमें से एक अजीबोगरीब मानव जेनोमोर्फ हाइब्रिड बाहर निकलता है। हाइब्रिड का अम्लीय रक्त जहाज के हिस्से को पिघला देता है, जिससे वह निचले डेक पर गिर जाता है। इसी बीच जहाज में आपातकालीन अलार्म बजने लगते हैं। हाइब्रिड तेजी से एक खतरनाक प्राणी में बदलने लगता है। वो पहले एंडी पर हमला करता है और फिर के की ओर बढ़ता है। के की चीख सुनकर रेन भागती है, लेकिन पहुंचने में देर हो जाती है। हाइब्रिड ने के को खत्म कर दिया था। रेन अब और भी ज्यादा बेताब हो जाती है। वो हाइब्रिड को रोकने के लिए ईंधन का इस्तेमाल करती है, जिससे पूरे जहाज का तापमान खतरनाक रूप से गिर जाता है। रेन को ठंड के कारण सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वो एक स्पेससूट पहनती है और अपनी कमर पर रस्सी बांधकर योजना बनाती है। उसका इरादा है हाइब्रिड को जहाज से बाहर अंतरिक्ष में फेंकने का। रेन निचले डेक के लीवर को खींचने लगती है, लेकिन जैसे ही वो अंतिम लीवर तक पहुंचती है, हाइब्रिड उस पर हमला कर देता है। उसके पास कोई और रास्ता न होते हुए वो एक जेनोमोर्फ अंडा उठाकर फेंकती है। अंडे का अम्लीय रक्त जहाज की दीवार में छेद कर देता है, जिससे हवा और सब कुछ बाहर खींचा जाने लगता है। रेन खुद भी इस खिंचाव में फंस जाती है, लेकिन रस्सी से बंधी होने के कारण खुद को बचा पाती है। हाइब्रिड उसके हेलमेट से चिपक जाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। रेन मुश्किल से अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति बचाए रखने में कामयाब होती है। आखिरी प्रयास में वो लीवर खींचती है और निचला डेक खोल देती है। हाइब्रिड अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है और बर्फ के छल्लों से टकराकर नष्ट हो जाता है। रेन रस्सी के सहारे खुद को वापस जहाज के अंदर खींचती है। एंडी को एक कक्ष में सुरक्षित रखकर वह वादा करती है कि वह उसे ठीक करेगी। रेन अब अकेली बची है। वो वीलॉग रिकॉर्ड करती है, जिसमें अपने सफर और जीवित बचने
होने की कहानी बताती है। आखिर में वह कहती है, ये रेन कार्डीन है, मैं कोरलिन की आखिरी उत्तरजीवी हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी फिल्म रिकैप्स और कहानी लेकर आएंगे। हिंदी सिनेमा रिकैप्स के साथ हर फिल्म का सार समझिए कुछ ही मिनटों में।